ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों में अंतर है। आपकी लाइफ एंड लिबर्टी जो 21वां आता है, 21 आर्टिकल है, उसके अंदर दे रखा है ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इनके अंदर अंतर क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कानून बना है, हु इज द लॉ फॉर्मिंग अथॉरिटी? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो कानून बना रही है वो उस प्रोसीजर से बना है या नहीं बना है। प्रोसीजर क्या होना चाहिए? यदि वो मनी बिल है तो उसके हिसाब से पास होना चाहिए, यदि ऑर्डिनरी है तो जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होते हैं वैसे होना चाहिए, दोनों हाउसेस की कंसेंट होनी चाहिए, राष्ट्रपति से अप्रूवल होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ कोर्ट क्या चीज देखेगा? कोर्ट दो ही चीज देखेगा वहां पर, कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के उसकी तो वायलेशन नहीं हुई, पहली चीज। और दूसरा चीज देखेगा कि ये बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, इन द सेंस कि यूनियन लिस्ट में था, कंकरेंट लिस्ट में था, या स्टेट लिस्ट में था। स्टेट लिस्ट का यदि आप बना रहे हो तो भी आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये देखेंगे। और ये जो है ये ब्रिटेन पार्लियामेंट से लिया हुआ है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसके अंदर एक चीज और जुड़ जाती है। वो कहता है कि जो आपने लॉ बनाया है वो जस्ट है, रीजनेबल है और आर्बिट्रेरी नहीं है, मनमाने ढंग से नहीं बनाया है। ये एडिशन है जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जाते हैं। बाकी दोनों चीजें भी रहेंगी उसके अंदर, जब कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। तो दिक्कत कहाँ हुई? जब हमारा ये लॉ फ्रेम हो रहा था तो उस समय अंबेडकर साहब ने तो प्रपोजल रखा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी ऐड करो। लेकिन BN राव जी उस समय अमेरिका में गए, अमेरिका की जुडिशरी से बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन नया है, पहली बार आप इसको फ्रेम कर रहे हो, तो कोर्ट के ऊपर बर्डन हो जाएगी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पूरा चेक करना कि वेदर दीज लॉज आर फेयर, रीजनेबल, ठीक है, जस्ट। इन सारी चीजों को चेक करने की जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? कोर्ट की हो जाएगी। तो कोर्ट के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो आप क्या करो इसके अंदर, टू स्टार्ट विद, आप ब्रिटेन जो पार्लियामेंट का है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे जाओ आप। समझ में आ गया दोनों में अंतर? क्लियर? कविता, अच्छा, तुम्हारे समझ में आ गया? नहीं, ब्रिटेन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? बाद में जुडिशरी ने बहुत सारे उसमें जजमेंट्स में कहा कि ये भी देखना हमारा काम है, वेदर द लॉ इज फेयर एंड जस्टिस। ये डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन दोनों, दो डॉक्ट्रिन है। इसके अंदर पहले के अंदर वी आर रिस्ट्रिक्टेड, कारण बता दिया कि भाई हम पार्लियामेंट में देखेंगे कि पार्लियामेंट का प्रोसीजर फॉलो हुआ है नहीं हुआ, लॉ को फ्रेम करते वक्त, बस इतना देखेंगे। दूसरे के अंदर हम ये देखेंगे कि जो कानून है वो रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे हम, तो वो देखेंगे। तो ऐसे इसी चीज का हवाला देते हुए बहुत सारे जो कोर्ट रिव्यू करती है, उस रिव्यू में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू करती है उस रिव्यू के अंदर यही चीज देखी जाती है कि ये जो कानून है ये सही भी है या नहीं है। हाँ, हो गई, हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन ये है, क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि उस समय हमने कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बनाया था, तो इतने सारे जो लॉ थे उनका रिव्यू करना, जुडिशरी ओवरबर्डन हो जाती, बस ये रीजन था। बाद में तो जुडिशरी ने मेनका गांधी वाले केस में और केस में, पहले कुछ केसों में तो जुडिशरी ने कहा हमारा काम केवल इतना है, लेकिन बाद के अंदर तो जुडिशरी बहुत एक्टिवेट हो गई थी। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना, ये कैसे कानून को रद्द करना, बहुत सारे कानून पार्लियामेंट में पास होने के बाद भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से वो रद्द हो गए। तो यहां भी एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जब हम इसकी बात करते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 कहता है यदि किसी ने आपके मकान पे कब्जा कर लिया, आपके मकान का मतलब आपका पोजीशन है, और आपके सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया, आपको डिस्पोजेस कर दिया उस मकान से, तो विद इन 6 मंथ यदि आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट आपको दोबारा कब्जा दिलाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि कागज किसके पास है, क्या था, वो सिर्फ इतना देखेगा कि कब्जा किसका था, वो वहां रह कौन रहा था, ये।
लेकिन उसमें भी एक प्रोविजन दिया हुआ है, उसके अंदर दे रखा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यदि गवर्नमेंट हमें बाहर करती है, तो गवर्नमेंट डिस्पोजिशन करती है तो नहीं जा सकते। प्राइवेट कर सकते हैं, कब्जा कर लिया किसी ने, मान लो मैं हूं और मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, किराए पे दी हुई प्रॉपर्टी है, वो किराएदार खाली नहीं कर रहा, तो मैं अपने गुंडे लेके गया, उसका सामान उठा के बाहर फेंका और उस पर कब्जा कर लिया। तो ये दिस इज नॉट फेयर, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए ही हम इसको बाहर निकालेंगे। हम कोर्ट में केस डालेंगे इविक्शन का कि भाई हमसे खाली कराया जाए, किराया नहीं दे रहा है या मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी केस बनेगा उसके हिसाब से फिर कोर्ट परमिशन देगी, उसके बाद वो बाहर जाएगा। यदि हमने ऐसा कर दिया और वो स्पेसिफिक रिलीफ के सेक्शन 6 के अंदर चला गया, तो कोर्ट उसको वापस वहीं भेज देगी, मेरी मर्जी के खिलाफ भी। हाँ, जो रेंट पे दिया वो उसके अंदर दोबारा बसा देगी, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, विद इन 6 मंथ यदि वो जाता है तो। इसका पर्पज ये है कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले। हाँ, हम अपोज कर सकते हैं, लेकिन वो अपोज कैसे करेंगे, हम विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। हमें अपोज क्या करना चाहिए, हम उनको नोटिस दें कि भाई आप इतने दिन से किराए पे थे, अब इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को है, मैं आगे आपके किराए को चालू नहीं रख सकता, आपको 2 महीने 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अब अपनी दूसरी प्रॉपर्टी देख के आप शिफ्ट कर जाइए। फिर वो नहीं करता तो फिर कोर्ट में जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना। यहाँ सब कुछ हो रहा है, दिखने को तो ये हो रहा है कि कानून के दायरे में हो रहा है, और चूंकि कोर्ट ने अभी इनको गलत भी नहीं कहा, लेकिन इसके अंदर और सुधार की जरूरत है। हम जो इमीडिएट इस तरह के जो रिएक्शंस जो होते हैं ना, जनता को पसंद तो आते हैं, इसने गलत किया है, इसने पत्थरबाजी की है, इसने ऐसा किया है, तो इसके साथ ऐसा कर दिया, सही कर दिया, लेकिन आप उनके पक्ष पे भी तो सोचो। मकान को इतनी आसानी से बन जाता है क्या, 2-2 3-3 पीढ़ियां लग जाती है। उन गरीब आदमी को सोचो कैसे कैसे करके मकान बनाया होगा, उस मकान पे ऐसा थोड़ी उसके अलावा कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपने दोबारा कंसिडर करना है, तो इनके लिए गाइडलाइन फ्रेम करने की बात हो रही है। तो ये है।